हमने लास्ट फुटर तक का देखा था। आज देखोगे नैव एलिमेंट इसके अंदर। नैव एलिमेंट कैप्स लॉक ऑफ the nav element defines a set of navigation links. क्लास मार्क पैडिंग 3। बातें मत करो, फोकस। Notice that not all links of document should be inside a nav link या nav element. The nav element is instead या intended only for major blocks of navigation links. जब भी आप कोई वेब पेज बनाते हो तो उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ लिंक्स होते हैं, तो हमने सभी लिंक्स को नैब में नहीं डालना है। जो मेजर जहाँ पर आपके ग्रुप ऑफ लिंक्स आए उसी के लिए आपने नैब टैग का इस्तेमाल करना है, ठीक है। जैसे कि हेडर में हमारा नैब होता है, वहाँ के लिए आपका वर्क करेगा। इसको लिखेंगे डिव और इस स्टेटमेंट को हम लोग एक पैराग्राफ में डाल देते हैं। ब्राउजर्स such as screen reader for disabled user can use this element to determine whether to omit the initial rendering of this content। तो एक तो हमारे लिए फ़ायदा हो गया कि भाई जो हमारे ग्रुप ऑफ लिंक्स होंगे वो नैव टैग के अंदर जाएंगे। दूसरा क्या हो गया, जो तो हमारे स्क्रीन रीडर्स होते हैं, जो डिसेबल फिजिकली चैलेंज लोग हैं, उनके लिए इसका बेनिफिट होगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक एग्जांपल रेडी करिए अपना, और यहाँ पर हम लोग जाके डिफाइन करेंगे सेट ऑफ नेविगेशन लिंक्स। जनरली आप कोई लिंक बनाते हो तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं नैव टैग, डिफाइन करेंगे, और इसके अंदर आप चाहे तो ULLI की हेल्प भी ले सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट ए टैग की हेल्प से भी लिंक डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ जाके हम लोग जैसे डिफाइन कर दें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड jQuery। इन सभी में हैश लगा दीजिए, ब्लैंक नहीं छोड़ना है, इस तरह से। जब भी आप कोई ग्रुप ऑफ लिंक बनाएं तो इस तरह से नैव का यूज़ करें। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं क्या वेबसाइट्स इस चीज़ को फॉलो करती हैं कि नहीं। तो लेट्स से flipkart.com और ट्राई करेंगे। यहाँ पर राइट क्लिक हेयर, इंस्पेक्ट,
तो आप यहाँ देखोगे हेडर टैग का इस्तेमाल हुआ है, ढूंढते हैं, एक काम करते हैं कंट्रोल यू करके इसको फाइंड कर लेंगे नैव टैग को डायरेक्टली, अगर कहीं होगा तो हमें यहाँ पर दिखाई देगा, कंट्रोल एफ। सो हेडर टैग का इस्तेमाल मिल रहा है, इन्होंने नैव का इस्तेमाल नहीं किया है, तो चेक करके देखेंगे क्या नॉर्मली नैव कहीं पर अवेलेबल है, डॉट नैव कहीं पर अवेलेबल है, नैव बार कहीं पर अवेलेबल है, नैव बार नहीं है, डॉट नैव मल्टीपल टाइम यूज हुआ है, लिखते हैं क्लास इक्वल टू नैव, डेटा तो उसको मिल रहा है। चलो हम किसी और साइट पे देखते हैं, छोटी साइट हो लाइक अमेज़न, ट्राई करके देखो, इंस्पेक्ट पर क्लिक करो, क्या लिखा है डिव आईडी नैव लिखा हुआ है, नैव मेन। चलो इसको ढूंढेंगे ज़रा, कंट्रोल यू, कंट्रोल एफ, नेविगेटर, नेविगेटर, लिखते हैं क्लास इक्वल टू नैव। तो आप देख सकते हो क्लास नैव का इस्तेमाल हो रहा है जगह जगह, तो इन्होंने भी नैव को यूज़ कर लेकिन डिफरेंट तरीके से। और कहीं देखते हैं क्लियर हायरार्की में कहीं पर अगर दिखाई देती है, जैसे कि ली वास्तु पर आते हैं, दिखाई दे रहा है नैव टैग, प्रॉपर नैव का यूज़ हुआ है, इसी के अंदर हमारे सारे नेविगेशन अवेलेबल है, तो इस्तेमाल करना चाहिए हमें, है ना। अब अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट क्लियरली उसको यूज़ नहीं कर रहे, वो उनका अपना कॉल है, क्योंकि वो बहुत फेमस लोग हैं, हम फेमस नहीं हैं, तो हमें लगाना चाहिए, ठीक है। कल को जब आप बहुत फेमस हो जाओ फिर हमें फ़र्क नहीं पड़ता, सारे रूल तोड़ दो। तो 4 5 6 7 लाइन की हमारे पास हाइट है, आप यहाँ जाके इसकी हाइट को इंक्रीज़ कर लेंगे, और यहाँ से अपना फाइल सेव एज करोगे और लिख दोगे नैव। यहाँ पर आके हम लोग क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर टैग को कॉपी और यहाँ पर लाके कॉल, दैट्स। तो आउटपुट में देखो इसका ना कोई भी आपको चेंज नहीं मिलने वाला है अभी के लिए। अगर मैं यहाँ जाके इसको नैव से रिप्लेस कर देता हूँ, सो आपको बिल्कुल ऑर्डिनरी जैसे हमारे लिंक आते हैं। अब ए टैग क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट होता है, नॉन ब्लॉक एलिमेंट है, ए ब्लॉक होता है। जब आप मल्टीपल टाइम ए टैग लगाते हो तो एक लाइन में आता है, अलग अलग लाइन में आता है, तो कौन सा एलिमेंट हुआ, इनलाइन हुआ ना। तो यानी कि जब मैं रन एग्जाम्पल पे क्लिक करूँ सब क्या आएगा, एक ही लाइन में आएगा ना, इस तरह से, ठीक है। तो क्या मुझे कोई फ़र्क पता चल रहा है नैव लगाने का, नहीं चल रहा ना पता। बट नैव का बेनिफिट अगेन ब्राउज़र के लिए, डेवलपर के लिए, और एसईओ के पॉइंट से आपकी वेबसाइट का क्लियर स्ट्रक्चर पता चलता है, ठीक है। तो आपने क्या ध्यान रखना है, अगर मैं नैव का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ तो क्लास नैव ज़रूर हो, ठीक है। सो जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बूटस्ट्रैप में आते हैं, जो कि आगे जाके आप पढ़ेंगे बूटस्ट्रैप। सो यहाँ पर अगर कोई नेविगेशन बना होगा ना, तो जैसे मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ नैवबार फॉर एग्जांपल, तो कोड किसके अंदर लिखा गया है, नैव टैग के अंदर, है ना। चलो तो कहीं पर ढूंढते हैं नैव्स एंड टैब्स। अब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यूएल टैग है, लेकिन क्लास का नेम क्या है, नैव, क्योंकि एक पेज में हम 2 बार नैव टैग को इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, नहीं तो फिर मतलब ख़त्म हो जाएगा ना कि तुम टॉप में भी नैप की बात कर रहे हो, फिर नीचे आके फिर तुम नैप की बात करो, फिर क्लास से उसको हैंडल करो, है ना।
तो इस तरह से ये चीज़ आपको मुझे क्लियर कराना ज़रूरी है कि भाई देखो यहाँ पर आपके लिंक बने हुए हैं, क्लास क्या है, नैव लगी हुई है इसके अंदर। तो या तो क्लास हो या टैग हो, लेकिन अगर मैंने बूटस्ट्रैप से कोई पेज बनाया होगा तो डेफिनेटली उसके अंदर आपका नैव टैग होगा, तो फिर आपको दोबारा से नैव टैग ना लगा के क्लास का नैव यूज़ करना है। ठीक है। सो HTML के जितने भी सेमेंटिक्स है ना, आउटपुट में आप कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे कि क्या बदला उसको लगाने से। आउटपुट आपका नॉर्मल ही रहने वाला है। देखिए तो यहाँ तक का पार्ट कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें साइड बार के लिए असाइड। कॉपी करिए इसको HR से यहाँ तक। aside element defines some content aside from the content it is placed in like a sidebar. So for example, जैसे कि अभी हम लोगों ने बूटस्ट्रैप की साइट ओपन किया था, यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा जब हम लोग डॉक्स में आए तो यहाँ पर साइड बार दिखाई दे रहा है। ये दोनों सेक्शन जो है वो असाइड के अंदर आएंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं हम लोग। aside content should be indirectly related to the surrounding content. So यहाँ लिखेंगे display
some content, aside the content it is placed in. रिमूव, यहाँ पर पैराग्राफ बना लो, लिखो लॉरेम इप्सम, कॉपी, फिर से पेस्ट करिए। फिर हम लोग असाइड टैग का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम लोग एक हेडिंग वगैरह डिफाइन कर लेते हैं। हेडिंग गोज हेयर। फिर हम लोग पैराग्राफ के अंदर मल्टीपल टाइम मैटर को अपना कॉल कर लेते हैं लाइक दिस। यहाँ से फाइल कॉपी, सेव एज, और सेव एज करने के बाद असाइड इसको नेम दे दो, और अपना जो स्ट्रक्चर है इसको आपने कॉपी करके यहाँ लाके कॉल करा लेना है, और यहाँ जाके इसको लिखिए असाइड। राइट, तो इतना काम आपने कर लेना है इसमें। अभी जब तक मैं CSS का यूज़ नहीं करूँगा ना, तो ये बिल्कुल मुझे को पैराग्राफ के नीचे पैराग्राफ ही दिखना चाहिए। तो ब्राउज़र में आइए, रिलोड करिए, और यहाँ पर हाइट की थोड़ी सी कमी है तो आप डिफाइन कर लोगे तो हो जाएगा मैटर सॉल्व। तो अभी क्या दिखाई दे रहा है हमें? नॉर्मली जैसे एक पैराग्राफ के नीचे पैराग्राफ आता है, सिंपली हमें उस तरीके का कंटेंट देखने के लिए मिल रहा है इसके अंदर। आप क्या कर सकते हो इसको बेटर करने के लिए? यहाँ से हम इसकी एक कॉपी बनाते हैं। तो मैटर हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें जाइए और हेड में कुछ स्टाइल डिफाइन करो। स्टाइल में आप क्या लिखेंगे? असाइड टैग विड्थ 20% या 25%, जो भी आप रखना चाहें इसका, पैडिंग और फ्लॉट जो भी आपने रखना है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा कंटेंट राइट में आए, ठीक है। और यहाँ पर इसको आप एक पैडिंग वगैरह दे दो। पैडिंग मैं चाहता हूँ लेफ्ट से तकरीबन 15 पिक्सल का होना चाहिए। और ये रेड कलर का वार्निंग इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसको क्लोज नहीं किया हुआ है। मार्जिन ले लो, लेफ्ट से कितना रखना चाहते हो। हमने लिखा मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट, यहाँ जाके लिख दो लाइक 15 पिक्सल। फ्लॉट राइट रहेगा। फॉन्ट स्टाइल हम यहाँ जाके डिफाइन कर लेते हैं लाइक इटैलिक, और बैकग्राउंड कलर इसको कुछ दे दो जैसे कि लाइट ग्रे। विड्थ थोड़ा बढ़ा लो, 30% समथिंग, कुछ इस तरह से रखो। तो ये हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो इस तरह से डिफाइन कर लेनी है। और जो हमारा मैटर है वो मैं यहाँ से कॉपी करके बॉडी के अंदर लाके यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ। राइट, तो इतना पार्ट आपने कंप्लीट करना है। फाइल को अपनी ओपन कीजिएगा, इसको अपना सेव एज कर लीजिएगा, और इसको आप यहाँ पर डिफाइन कर देंगे असाइड 2 के नाम से। और ये पूरा मैटर HTML से लेके यहाँ तक आपने उठाना है और यहाँ लाके कॉल कर लेना है। यहाँ पर फाइल का नेम क्या हो जाएगा? असाइड 2। ब्राउज़र में आइए, क्लिक कीजिए, क्लोज कीजिए, रिफ्रेश कीजिए, नीचे आइए, तो दिखाई दे रहा है। तो मैंने इसको राइट बोला तो ये राइट में चला गया। तो जिधर भी आप रखना चाहोगे उस जगह पर आपको दिखाई देगा। तो हमने जो अपना एग्जांपल बना रखा है उसमें असाइड कहाँ रख रखा है? राइट में रखा हुआ है। लेफ्ट में बनाना चाहोगे लेफ्ट रख सकते हो, राइट में बनाना चाहते हो राइट रख सकते हो। ये होता है असाइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिगर टैग की। ये लाइन ऊपर की एज इट इज कॉपी पेस्ट होगी, इसको चेंज कर दो। यूज CSS टू स्टाइल दी असाइड टैग।
चलिए नेक्स्ट प्लान करते हैं, कॉपी, पेस्ट। सो हमने एक फिगर टैग के बारे में बात की थी ऊपर, फिगर 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 टैग specifies self-contained content like illustrations, diagrams, photos, code listing, etc. नेक्स्ट आता है आपका फिगर कैप्शन। फिगर कैप्शन टैग defines a caption for a figure element. The figure caption element can be placed as the first or as the last child of a figure element. The IMG यानी कि image element defines the actual image or illustration. जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, हमने नॉर्मल IMG टैग का इस्तेमाल किया, फिर हमने पिक्चर टैग का यूज़ किया, उसमें सोर्स सेट होता है लेकिन उसमें भी IMG का इस्तेमाल होता है। सिमिलरली फिगर का भी जब आप इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पर भी आपका इमेज टैग रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, है ना। यहाँ पर हम लोग आएंगे, लिखेंगे फिगर टैग क्लोज, इसके अंदर आपका IMG आ जाएगा। इमेज का नाम आप यहाँ से अपना जो हमारी लोकल डायरेक्टरी में अवेलेबल है उसको बदल दो, लिख देंगे क्या, इमेजेस स्लैश, जैसे कि सेल फोन, मुझे नहीं पता कितनी बड़ी इमेज आएगी बट देख लेते हैं। और इसको आप यहाँ से क्या करेंगे, क्लोज। ALT में आप इसको नेम दे दो सेल फोन। फिगर कैप्शन आप क्या लिखना चाहते हैं इसके नीचे, हम चाहते हैं सेल फोन लिखा हुआ है इस तरह से, और मैं इसको बोल देता हूँ ये मेरे इस चैप्टर की फर्स्ट फिगर है या सेकंड फिगर है, मेरे का फिगर 2, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एक फिगर हमारा टॉप में है तो हमने इसको 2 का नेम दिया। अब चाहो तो 1 रख लो, क्योंकि खुलना तो ये सेकंड पेज के अंदर ही है ना, तो इसलिए 1 ही रखो तो ज़्यादा सही रहेगा, मीनिंगफुल भी रहेगा। तो यहाँ पर जाके आप इसका फिगर नेम डिफाइन कर दोगे इस तरह से। यहाँ से इस कोड को करना है आपने कॉपी, और इस कोड को आपने करना है रिप्लेस। ये इतना काम आपने कर लेना है इसमें। डिफाइन करने के बाद ब्राउज़र में आइएगा, लिंक हमारा चेंज नहीं हुआ है तो लिंक को चेंज करिए, फिगर, अभी भी गलत, ये आगे देखो नीचे लिखा हुआ है टेक्स्ट और इमेज भी हमारा डिस्प्ले हो रहा है इसके अंदर। तो अब मैंने इसमें दोनों ही चीज़ें यूज़ की, तो हम लोग उसका नेम रख देंगे जैसे कि फिगर कैप्शन
और इस इधर भी इसका जाके नेम आप चेंज कर लेंगे। अभी सही है। यूआरएल में भी चेंज करो, फिगर कैप्शन चेंज तो कर दिया हमने। हाँ सही है, सही हो गया हमारा इमेज वगैरह के लिए। नेक्स्ट, कुछ रहता है क्या ऊपर, ज़रा देखो। आर्टिकल असाइड डिटेल्स, डिटेल नहीं किया हम लोगों ने। फिगर कैप्शन किया है, फिगर किया है, फुटर किया है, हेडर किया है, मेन भी मेन किया था। ध्यान रखना जब हम लोग हेडर फुटर डिफाइन करते हैं तो मेन के अंदर सारा कुछ कंटेन कराना होता है, और कुछ नहीं है मेन का काम। मार्क हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है जो हाईलाइट करने के लिए हमारा यूज़ होता है, ठीक है। नैब हम लोग यूज़ कर लिया, सेक्शन हम लोगों ने यूज़ किया, समरी का हम लोगों ने यूज़ नहीं किया, टाइम का हम लोगों ने यूज़ नहीं किया। तो टाइम क्या होता है, बेसिकली आपका टाइम स्टैम्प क्रिएट करता है। तो जैसे देखते हो कि बहुत सारी साइट्स ऐसी होती हैं जब लोग आज विजिट करते हैं जैसे, तो जब नेक्स्ट टाइम आप जाओगे तो ये बताता है कि लास्ट आपने कब काम किया था या कब आपने उसको विजिट किया, जैसे बैंकिंग की साइट्स, ताकि यूज़र की नॉलेज में रहे कि भाई मेरी एब्सेंस में किसी और ने तो नहीं चला लिया मेरा अकाउंट। या जैसे जीमेल, ठीक है, कि लास्ट आप कब और कहाँ एक्टिव थे, कई बार हमें दिखाता है जीमेल। तो देखते हैं एग्जांपल के तौर पर, क्या लिखा रहा है, लास्ट अकाउंट एक्टिविटी नो आवर्स अगो, है ना। तो ये टाइम का ही कमाल होता है ना। देखते हैं इन्होंने कैसे कराया है। तो इन्होंने डायनामिकली इसके अंदर डेटा ऐड किया है, बट यही सेम काम हम लोग टाइम से कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, है हमारे पास जैसे वी एस कोड एडिटर होता है ना, वैसे ड्रीमव्यू भी एडिटर का ही काम करता है, ये भी कोड करने का ही काम आता है। तो हम लोग कहाँ पे काम करते हैं, डी ड्राइव में, सी ड्राइव में, सी ड्राइव में करते हैं हम लोग। कितने के एम डब्ल्यू एफ, 3.5 से 5, ठीक है। डन, ऑलराइट। तो यहाँ पर हम लोग अगस्त के मंथ में आते हैं, आज की डेट के अंदर आते हैं, और यहाँ पर हमारी फाइल कौन सी चल रही है भाई, 31 सेमेंटिक्स। तो वैसे ही कोड खुल रहा है जैसे खुलता है हमारा, है ना। ओके तो यहाँ पर मैं आपको टाइम वाला कुछ करके दिखाता हूँ। तो चलिए मैं डेवलपर मोड से इसको स्टैंडर्ड मोड में ले आता हूँ।
यहाँ पर एक इंसर्ट का आपको बटन दिखाई देगा, इसको मैं उठा के टॉप में लगा लेता हूँ। मुझे इस वर्ज़न का आइडिया तो नहीं है कि इसमें होता है कि नहीं, बट टाइम जैसी एक चीज़ हुआ करती थी कभी। क्या दिखाई दे रहा है? डेट। सो होपफुली काम हमारा बन जाए। सो नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस। तो यहाँ पर आप देखोगे क्या लिखा रहा है, डे का फॉर्मेट कैसा चाहिए, कंप्लीट, स्मॉल, विद कॉमा, विदाउट कॉमा, कैसा रखना है वो चॉइस आपकी है। इसके बाद मंथ, ईयर, डेट आपको दिखाना है। टाइम 12 घंटे का दिखाना है, 24 घंटे का दिखाना है। ठीक है, तो हम सब कुछ ले रहे हैं और हमने क्या बोला, अपडेट ऑटोमेटिकली ऑन सेव, है ना। तो चलो ओके करो। ऊपर देख रहे हो? अरे 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 कहाँ गया भाई, नाराज हो गया। यही है हमारा। दिखाई दे रहा है कुछ? ये हमारे कंप्यूटर में टाइम क्या हो रहा है, 4:27, है ना। इसे बंद कर दो यहाँ से, VS कोड में आ जाओ। यहाँ पर एंड हो गया, ठीक है, ट्राई करेंगे। सो टाइम हो चुका है 4:28। अभी क्या है, 27 है ना। क्या रहा है, 4:27। अब मान लो कि आपने ये फाइल ओपन की, आपने इसके अंदर कुछ भी चेंजेस किया और इसको आपने बंद किया यहाँ से, है ना। तो यहाँ पर ये VS कोड आई थिंक इसको अलाउ नहीं कर रहा है, बट अगर ये चीज़ सेम ड्रीमवीवर में हम लोग कर रहे होते हैं ना, तो ये काम करती है। ज़रा चेक करेंगे इसको दोबारा से। सेमेंटिक्स, और कुछ छूट भी गया है इसमें से, इसकी ना शुरुआत और एंड हुई नहीं ठीक से। एक बार दोबारा से इसको कॉल करिए। कहाँ गया भाई टाइम? अब आया ना तरीके से, अब चलेगा। तो देखो क्या लिखा रहा है, टाइम 4:29। ज़रा वेट करते हैं। देखते हैं VS कोड में तरीके से आ रहा है, आ रहा है। फाइल को ब्राउज़र में ओपन कर लीजिए, ड्रीमवीवर से बंद कर देते हैं। क्या हो गया, टाइम 4:30, है ना। हमने अपनी फाइल को ओपन किया, क्या लिखा रहा है, टाइम 4:29, है ना।
मान लो आपने इस फाइल को ओपन किया, क्लोज किया और कुछ भी आपने चेंजेस किया, टाइम क्या हो गया, बदल गया। तो इस हम इसको क्यों लगाते हैं अपने पेज के अंदर कि लास्ट एक्टिविटी कब हुई फाइल के ऊपर। तो जैसे ही कंट्रोल एस प्रेस होगा ये करंट टाइम उठा लेगा आपके कंप्यूटर का, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे एब्सेंस में कोई फाइल में चेंज हुआ या लास्ट मैंने कब चेंज किया खुद से इसको। तो टाइम ऑटोमेटिकली चलता रहेगा उसके अंदर। तो ये आपका टाइम, हाँ यही कोड है इसका। बिगन डेट फॉर्मेट FCAMLA और एंड डेट, इसके बीच में आपका टाइम जनरेट करके देगा ये, फिर अपना भी अपडेट होता है। जैसे 4:31 हो चुके हैं, मैं यहाँ से इस फाइल को बंद कर देता हूँ। VS कोड में आते हैं, यहाँ पर कुछ भी चेंजेस वगैरह कर लेते हैं इसके अंदर, फाइल को ब्राउज़र में देखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो VS कोड इसको नहीं चला रहा ना, ड्रीम व्यूअर चलाता है इसको, इसलिए ये मैंने डाल के रखा हुआ है अलग से। अब मैं देखो फाइल में कुछ भी काम करूँगा ना, आप देखो अभी यहाँ पर सिमेंटिक मैंने यहाँ लिखा हुआ है, फाइल को मैंने सेव किया, ब्राउज़र में जैसे मैंने कंट्रोल एस किया, ठीक है। तो इसके लिए टूल चाहिए आपको अलग से, वो चलाएगा इसको, ऐसे नहीं। ओके चलो, तो ये जस्ट आपको बताना था तो मैंने ये बता दिया, आपका टाइम वाला सिस्टम। HR H2 Y semantic elements. So according to the W3C World Wide Web Consortium, a semantic web allows data to be shared and reused across application, enterprises, and communities. ठीक है जी, तो ये चीज़ आपकी इसमें आ जाएगी इस तरह से। अब W3C क्या है, अगर हम लोग इसको ओपन करें यहाँ पर, W3C ये अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई इस तरह से, मेकिंग द वेब वर्क, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखोगे क्या स्टैंडर्ड चल रहे हैं, ठीक है, रिसोर्स क्या है, क्या लेटेस्ट अपडेट चल रहे हैं, आपको सारी चीज़ों के बारे में पता रहेगा यहाँ से। So the World Wide Web Consortium W3C develops standards and guidelines to help everyone build a web based on the principles and accessibility, internationalization, privacy and security. ऐसा ना हो कि आप वेबसाइट जो है वो कुछ भी गलत सलत बना ले रहे हो अपनी, ठीक है। देखो आज की डेट में क्या है ना, कोडिंग सभी लोग सीख रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, बट बात घूम फिर के वही आती, क्या हम SEO फ्रेंडली सीख रहे हैं, क्या हम जो गाइडलाइंस है, प्रिंसिपल्स हैं, उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सो पूरा जो हमारा कोडिंग का कम्युनिटी हैंडल किया जाता है ना, वो इसी के थ्रू है। इन्हीं के पास वो पूरे राइट्स रेगुलेटरी सेव हो रखे हैं कि भाई क्या कब कहाँ कैसे चेंज होगा, ठीक है। अब इसको ऐसा समझो कि जैसे हम लोग हेल्थ में देखते ना, क्या है ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ WHO, है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो कोडिंग के अंदर क्या चल रही है, W3C, ठीक है, जो आपके ये स्टैंडर्ड्स को लेके चल रही है ना। सो ऊपर आइए,
यहाँ से स्टैंडर्ड्स पे हम लोग क्लिक करेंगे। अबाउट W3C वेब स्टैंडर्ड्स क्या है, हम यहाँ पर जाके क्लिक करेंगे। पूछेंगे यहाँ पर व्हाट आर वेब स्टैंडर्ड्स, W3C डॉक्यूमेंट्स एंड फ्यूचर वेब स्टैंडर्ड्स रेफरिंग टू W3C स्पेसिफिकेशन। यहाँ से परसिस्टेंस और यहाँ पर आपका W3C स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पर आप जब क्लिक करोगे तो उसके बारे में आपको पता लगेगा भी क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो जैसे है ना कुछ स्टैंडर्ड वेब 2.0, वेब 3.0, अब ये क्या क्या है। सो वेब 2.0 वर्सेस वेब 3.0 वर्सेस वेब 4.0, यानी कि वेब में क्या हुआ, वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती गई और चेंजेस आते गए। तो 2008 जब चल रहा था, 8 से लेकर 12, दैट टाइम था आपका वेब 2.0 का। तो जैसे से क्या हो रहा है कि टाइम चेंज हो रहा है, आपके नए नए स्टैंडर्ड्स आते जाते हैं। तो अभी जो स्टैंडर्ड है वो ये कि भाई हम किस स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं। आप देख रहे हो वेब 5.0 एम्स फॉर एन इमोशनल ह्यूमन लाइक इंटरफेस, यानी कि AI, यानी कि ये इतना स्मार्ट मॉडल बन जाएगा कि जहाँ पर चीज़ें अपने आप समझदार होने लग जाएंगी। सो क्या देख रहे हैं, वेब 1.0 ऑफर्ड रीड ओनली पेजेस वाइल वेब 2.0 इनेबल सोशल नेटवर्किंग एंड यूजर जनरेटेड कंटेंट। समझ रहे ना, ये वो दौर था 2008 वाला कि जहाँ पर फेसबुक जैसी कंपनियाँ, यूट्यूब जैसी कंपनियाँ मार्केट में आ चुकी थी, जहाँ पर हम लोग जाके सोशलाइज हो रहे थे, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर पा रहे हैं अपनी तरीके से। वेब 1.0 ऐसा नहीं था, मैंने वेबसाइट बना दी, तुम्हें चिपका दी, बस तुम देखते रहो, तुम कुछ नहीं कर सकते। बाद में ट्रेंड आया कि भाई लोग वेबसाइट का ऊपर आके अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। आज आपको फील नहीं होता, आप दिन रात में पता नहीं कभी भी व्हाट्सएप पे जाते हो, फोटो बदल लेते हो। इतना आसान थोड़ी ना था यहाँ तक पहुँचना, है ना। तो ये सब क्या है, स्टैंडर्ड्स हैं वेब की। सो 2.0 में हमें क्या मिला, सोशल नेटवर्किंग एंड यूज़र जनरेटेड कंटेंट। 3 यानी कि यूज़र जनरेटेड कंटेंट में मतलब क्या हुआ कि जैसे आपको किसी फोटो से रिलेटेड कोई कमेंट वगैरह करना है, लिखना है, आप यूज़र जनरेट डाल पा रहे हो ना। वेब 3.0 ब्रिंग्स सिमेंटिक्स इंटीग्रेशन एंड डेटा इंटरपोलरिटी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपके HTML5 के जो नए वो आए, सारी चीज़ वो एड ऑन होगी। 4 में क्या हुआ आपका IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एडवांस वर्चुअल रियलिटी। लाइक आज की डेट में हम लोग घरों में देख रहे हैं स्मार्ट अप्लायंसेस, है ना। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबली वेब 4.0 के अंदर, और 5 जो है वो सबसे खतरनाक और भयानक होगा टेक्नोलॉजी का एकदम नेक्स्ट लेवल। तो इस वक्त एट प्रेजेंट हम लोग 4 में हैं, और 5 हर 5 साल पे चेंज होती हैं चीज़ें। ठीक है, तो 5 अब जैसे 2025 आपका लगेगा ना, उससे पहले आपको इसके दर्शन हो जाएंगे। ठीक है, कि भाई क्या चीज़ें आने वाली हैं। तो अब जैसे एग्जांपल ऐसा समझो कि अभी हम लोग हमारे मूड के अकॉर्डिंग घर की लाइट्स चेंज करते हैं, है ना। भाई मूड अच्छा नहीं हो रहा तो लाइट थोड़ा डिफरेंट कर लो, मूड थोड़ा सा अच्छा हो रखा है तो लाइट कुछ डिफरेंट दी, मूड पढ़ने का हो रहा है तो लाइट डिफरेंट कर दो। अब जो आएगा 5.0 वो आपको खुद एक्सपीरियंस कर लेगा, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को रिकॉग्नाइज करेगा और चीज़ें बदल देगा उस हिसाब से। यानी कि अब तुम्हारा अंदर क्या चल रहा है वो छुपा नहीं है वो बाहर समझ रहे हो ना। तो अगर आपको याद होगा तो मिस्टर मुकेश अंबानी ने अपनी वाइफ नीता अंबानी को एक जेट गिफ्ट किया था बहुत पहले, बहुत ही एक्सपेंसिव, उसके अंदर वही सारी चीज़ें हैं। तो हम जो 5.0 एक्सपीरियंस करेंगे उनके प्लेन में वो चीज़ें पहले से लगा के दी गई हैं, यानी कि वहाँ पर उनका एंटर करते ही आपके मूड के हिसाब से सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सब सेट हो जाती। ठीक है, और ये अब की नहीं 10 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तब वो फीचर आ चुके हैं। तो टेक्नोलॉजी बदल रही है, जैसे कि अब हम जैसे बैचलर्स, मैं तो खैर नहीं हूँ, तुम जैसे बैचलर्स तो क्या होता है कि कुकिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, नहीं समझ में आता, कभी नमक ज़्यादा हो गया, कभी मिर्ची ज़्यादा हो गई, तो क्या करें भाई, तो है ना। तो हमारे लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें बनी वेब 4.0 के अंदर, जैसे कि अप्लायंस। अप्लायंस जो है ये क्या करता है, ये एक AI है जो बेसिकली आपको खाना कुक करने में हेल्प करता है। इसमें ChatGPT लगा हुआ है, 500 प्लस डिशेस आप इसके अंदर बना सकते हो एक ही जार के अंदर। आपका कटिंग, चॉपिंग, नीडिंग, व्हाटएवर जो भी आप करना चाहते हो, ऐसे ये 15
प्लस टास्क 16 टास्क कर सकते हो, मैंने गलत बता दिया। हीट, ब्लेंड, चॉप, सौते, मिन्स, ग्रिंड, मिक्स, स्टिर, बॉयल, विस्क, नीड, स्टीम, फर्मेंट, स्लो कुक, वे और रिंस, सब कुछ करके दे सकता है अकेला सिंगल। तो मतलब तुम्हें खाना बनाए टेंशन नहीं कि भैया शादी करो खाना बना लेंगे हम खुद अपना, ढाबे से अच्छा खाना आपका बन के तैयार इसके अंदर। और लोगों ने बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस अपने यहाँ पर वो किए हैं, किसी का ऐसा नहीं कि किसने 0 रेटिंग दिया उसको। आप जब खाना बनाना स्टार्ट करें इसके ऊपर आप ये बताएं कि कितने लोगों के लिए बनाना है, तो ऑटोमेटिकली इंग्रेडिएंट्स जो होगा वो अपना आप ये बता देगा आपको। अब इसके यहाँ पर ये देख रहे हो ये वाला जो पार्ट है, दिस इज़ अ वेट स्केल, यानी कि वजन कर सकते हो कि कितने ग्राम डालना है, इसके ऊपर डालो उस पर ट्रांसफ़र कर दो ठीक है। 2 लोगों के लिए खाना, तो ये अप टू 4 पर्सन के लिए सुटेबल है। 4 लोगों का खाना इसमें इजली बना सकते हैं हम लोग। कुछ भी बनाना हो, चाय बनानी हो, जो मर्जी बनाओ, सभी सीखे ठीक है। चलाने का लफड़ा खत्म, उसके अंदर एक स्लो मूविंग वाला ब्लेड लगा है, वो भी आप ऑन करके छोड़ दो, अपना काम करते रहो, करता रहेगा। वॉइस असिस्टेंट इसमें अवेलेबल है, आप पूछ सकते हो अब मैं इसमें मिर्ची जीरा डालूँ, हाँ डालो समझ गए ना, तो टेंशन खत्म होगी भैया। ये देख रहे हो सारे काम जो मर्जी बनाओ ठीक है। अगले 7 साल तक के आपको इसके अंदर अपडेट मिलेंगे ठीक है। और बहुत सारे लोग इसको ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं। तो इसकी मैं कुछ आपको जैसे आई गेस मुझे यहाँ पे कहीं इसका रिव्यू वगैरह मिलना चाहिए, मैं अगर नीचे चलता हूँ तो ये देखो कुछ लोगों ने बना के घरों के अंदर चीज़ें डाली हुई हैं कि भाई देखो ये हमने इसके थ्रू बनाया है, ग्रेट किचन हेल्पर। और देखते हैं किसने क्या डाला, किसने ये कुछ बनाया है ठीक है। वेरी यूज़फुल अप्लायंस, 5 स्टार होटल लाइक क्वालिटी आपको एट होम मिल रही है ठीक है। 7 इंच का इन्होंने टच डिस्प्ले लगा दिया है इसके अंदर। ये देखो कोई नॉनवेज भी पका रहा है इसमें, तो काम चल रहा है बढ़िया। सेवैयाँ बन रही हैं इसमें है ना, दालें बन रही हैं ठीक है, नूडल्स बन रहे हैं। तो वो झंझट नहीं, क्या डालना है कैसे डालना है, वही बोरिंग खाना, वही हफ्ते भर बार रिपीट हो रहा है, बार बार वही, कुछ नया ट्राई कर अब हर बंदा एक्सपेरिमेंट कर सकता है तो है ना। अब देखो एक और है वंडर शेफ, वो भी टेक्नोलॉजी लेकर आए लेकिन इनकी थोड़ी ज़्यादा ही कुछ है ना, 50,000 रुपये। जैसे एक बहुत पहले तकरीबन 8-9 साल पहले एक मशीन इंट्रोड्यूस हुई थी बैचलर्स के लिए, स्पेशली हाउस वाइफ के लिए। जैसे आज के में क्या है ना, दिल्ली एनसीआर के अंदर फीमेल्स होते हैं, मतलब वो भी जॉब ही कर रहे हैं ना। अब भैया 9 घंटे का काम अगर तुम करके आ रहे हो, 9 घंटे का काम वो भी करके आ रही है, तो तुम किस बात का कॉम्पिटिशन, भी खाना तो ही बना नहीं कर सकते ना तो एक बहुत अच्छी चीज़ बनाई थी रोटी मेकर मशीन। ये एक मशीन है जो कि 69,000 समथिंग की आती है, जिसके अंदर आपको नान बनाने हो, आपको पराठास बनाना हो किसी भी तरह का ठीक है। इस ये तो नेक्स्ट लेवल है, मतलब इसमें आपने बस आटा पानी तेल सब डाल के छोड़ दो, अपना जाके काम करो, तैयार हो जाओ ऑफिस के लिए, खाना बन के तैयार ठीक है। तो ये लेकिन सिर्फ और सिर्फ रोटी के लिए, ये सब्जी बना के नहीं देगा आपको ठीक है। तो इसके अंदर आप बस डाल के छोड़िए, ऑयल वायल सारी चीज़ें सब सेट एकदम ठीक है। तो वंडर शेफ ने ये इंट्रोड्यूस किया हुआ है, लेकिन वंडर शेफ से पहले एक और कंपनी है, मैं उसका देखता हूँ अगर मुझे मिल जाता है प्रोडक्ट तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। वंडर शेफ तो इसको बहुत बाद में लाए थे। तो दैट टाइम ना वो बजट में नहीं था, तकरीबन 1.25 लाख समथिंग का वो था इन्वेस्टमेंट ठीक है। अब आप मोटा मोटी पकड़ो, अगर आप 1 साल के लिए अगर कोई कुक को अगर अपने घर में लगा रहे हो, सारी चीज़ें करा रहे हो, तो ऑन एवरेज बात वही आ जाती है घूम फिर के। उसमें इसकी छुट्टी, आज मेरी तबीयत ख़राब है, मौसम ख़राब, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, अरे तो भूख तो लगेगी ना, उसका तो कोई अल्टरनेट नहीं है, वो तो तुम खाओगे ही। वो सारी चीज़ें रोटी मैटिक, यस। इस बटर के साथ तो और भी टेस्टी है। क्यों? क्योंकि देखता हूँ टेस्ट अगर ये के वही साथ ये प्रोडक्ट है तो। इम्यूनिटी भी बनाए रखे। नया न्यूट्रालाइट दूध शक्ति प्रोबायोटिक बटर स्प्रेड जो सपोर्ट करे इम्यूनिटी एंड इज सो वेरी टेस्टी। न्यूट्रालाइट दूध शक्ति प्रोबायोटिक बटर स्प्रेड। अस्सलाम यस यही है, वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? ग्रुप हम में बहुत बढ़िया हैं, जल्दी से खाना दिखाओ। सब कुछ टेंशन नहीं रहती
तो ये है प्रोडक्ट रोटीमेटिक के नाम तो से। यहाँ पर आप देख सकते हो 3 कंटेनर्स है, एक आटे का है, एक तेल का और एक पानी का। ये अपना आप आपकी क्वांटिटी को सेंस करता है, अपना आप ही कितना पानी लेना है, सारी चीज़ें खुद से करेगा, खुद अपना आप सारी चीज़ें बना के सेट कर देगा। यहाँ पर बहुत बढ़िया इन्होंने मेन्यू दिया हुआ है, क्या बनाना चाह रहे हैं। लच्छा पराठा चाहिए तो वो भी मिलेगा। इस तरह से आराम से निकल जाता है और इसे ना डेली क्लीन करने की यहाँ बिल्कुल देख भी रहे हो, ज़रूरत सब नहीं है। settings है। मैं जस्ट रिफिल करती हूँ क्योंकि ऐसे Wi-Fi कंटेनर है जिसमें आप configuration चीज़ें रखते हो, वगैरह। लाइक आटा, तेल, पानी। तो मैं जस्ट ना महीने में 2 बार ही क्लीन कर लेती हूँ। और यहाँ पे आटा डाल दिया है मैंने, पानी के कंटेनर में पानी डाल देंगे और तेल स्टार्ट करने पर मेनू दिखाता है आपको क्या बनाना रोटी, है, आप पूड़ी, सिलेक्ट कर लो। पिज़्ज़ा, पूड़ी, बाजरा पिज़्ज़ा, रोटी। बाजरा, ज्वार बाजरे की ना रोटी बन जाती है इसमें आराम से। तो मैं सब ना रेसिपीज आपसे शेयर करूँगी बाद में। तो आटा सेलेक्ट कर लिया आटा मैंने, कौन सा जो है मैं तुम्हारा बताओ, आशीर्वाद सेलेक्ट। रेसिपीज आपसे शेयर करूंगी बाद में। तो आटा सेलेक्ट आशीर्वाद कर लिया मैंने, मल्टीग्रेन जो मैं सेलेक्ट। आटा यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे क्वांटिटी आपको बताना है, 4 रोटी बनानी है मुझे, तो मैंने 4 सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे ना आप थिकनेस रोटी का आपको मोटा चाहिए, पतला चाहिए और कितना रोस्ट लेवल चाहिए, उस सब यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर ये आपसे पूछता है रोटी बनाना है क्या। तो फिर देखिए जैसे आप स्टार्ट करते हो ना 5 मिनट लगता है वार्म अप होने में, और उसके बाद ना फटाफट रोटी बननी शुरू हो जाती है। एक रोटी बनने में हार्डली 90 सेकेंड्स लगता है। और ये वाला देखिए यहाँ पे आटा गूंद रहा है, ये बना पेड़ा। और इस तरह से जब गूंद जाता है ना तो ये अंदर इस आया, तरह से ये चला बनाया। जाता है वो, और इस तरह से फ्लैट होता है। तो दिखने में नहीं, सारा प्रोसेस बहुत अच्छा लगता है। और आराम से ये रोटी मैटिक हमारा रोटी बना रहा है, और गर्मा गर्म पफ्ड रोटी, एकदम फुला फुला रोटी बाहर आता है इस तरह से, देखिए। और बस जैसे ये बन जाता है आप to hand वैसे ही खाओ, फ्रेश guest खा को लो, बैठाओ, जैसे ही वही बन वही के देते हैं। निकलता है। बहुत देर तक बाहर मत छोड़ो, और या फिर रखना भी है ना तो आप हॉट पॉट में रखो। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी आसानी से मैं रोटियाँ ये सो बेसिकली ये यूके कनाडा से किसी ने अपना वो शेयर किया अपना, बट ये आज की मशीन नहीं है, काफ़ी पहले ये लॉन्च हुई थी। और अगर मैं इसको चेक करता हूँ यहाँ पर, रोटीमेटिक लॉन्च्ड डेट 2008 है ना, तो काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है, आज का नहीं है। मैं एक्चुअली टेक्नोलॉजी में ज़्यादा अप टू डेट रहता हूँ, तो हर एक चीज़ का पता रखता हूँ क्या चल रहा है ना, तो पता होना चाहिए। ऑलराइट, तो हम लोग स्टैंडर्ड की बात कर रहे थे, तो एक बार फिर से W3C पर हम लोग आएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, एक आपको और वेबसाइट मिलेगा W3C का, विच इज़ वैलिडेटर। वैलिडेटर का काम क्या होता है, मान लो आपने कोई XYZ कोडिंग किया, तो भाई मेरे को तो जब मेरे साथ कोई मेंटर नहीं होगा तो मुझे तो ये डाउट रहेगा ना भी मेरा कोड सही है कि नहीं है। सो आप विद द हेल्प ऑफ एड्रेस, विद द हेल्प ऑफ फाइल अपलोड, विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट कॉपी पेस्ट योर कोड, आप चेक कर सकते हो आपका कोड में क्या फॉल्ट है और क्या चाहिए, है ना। ये बता देगा कि कहाँ पर गलती है, किस लाइन में गलती है, आप चेक कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई फ्लिपकार्ट के अंदर गलतियाँ ढूंढो क्या है ना, हो ना हो चेक करने में क्या जा रहा है, क्या तो निकल ही आया कोई। तो चलो वैलिडेट बाय URI, है ना, हमने बोला चेक करो। तो कह रहा है सॉरी दिस डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी चेक्ड। ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फ्लिपकार्ट की वेबसाइट जो है वो HTML CSS से तो बनी है, लेकिन वो रिएक्ट में बनी है, तो ये नहीं चेक कर पाया उस कंडीशन में। अब कोई दूसरी साइट ट्राई करो जिसको ये चेक कर सकता हो। Amazon ट्राई करेंगे, क्लिक ऑन चेक। अब ये स्टार्ट हुआ है ना, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। क्या था भैया, गलतियां हैं इसमें, एरर एरर वार्निंग एरर। लड़ियां लगा दी भाई इसने, ये देखो, है ना। तो मैंने कहा ना जब फेमस हो जाओ तो जो मर्जी करो। बताऊंगा, ठीक है। तो जब फेमस हो जाओ जो मर्जी करो, लेकिन अगर तुम इतनी गलतियां लेके लाइव आओगे तो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, समझ गए ना। तुम्हारी वेबसाइट के अंदर अगर वार्निंग आ रही, एरर तो होना ही नहीं चाहिए। वार्निंग मतलब कि तुम्हें वार्न किया जा रहा है ये ठीक कर लो, ठीक है। एरर तो बिल्कुल भी नहीं हो रही, इनकी मतलब एरर भी है भर भर के भाई सब, है ना, सब चल रहा है, तो फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम फेमस हैं। लेकिन हमें अगर फेमस होना है तो पहले गूगल में रैंक करना पड़ेगा। तो गूगल कहता है एरर फ्री पकड़ाओ मुझे, अगर गलतियाँ होंगी तो मैं नहीं चलने दूंगा इसको,
ठीक है। सो जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं, अभी हमने एक फ़ाइल बनाई फिगर कैप्शन के नाम से, और हम इसको यहाँ से कॉपी करके कोड को डाल के देखते हैं कि भाई ये कोड सही है कि नहीं है। हमने कोड यहाँ पर पेस्ट किया तो ये देखो कुछ एरर तो आना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि भाई HTML5 चल रहा है ना, और हमने डॉक टाइप तो लगाया नहीं है इसके अंदर। तो देखते हैं चलो ये क्या पकड़ता है इसको। हमने बोला चेक, क्या कहता है यहाँ पर आपके पेज के अंदर वार्निंग दी इसने कि लैंग्वेज एट्रीब्यूट गायब है। कहाँ पर से गायब है? HTML टैग में से, ठीक है। डॉक टाइप इसने खुद से लगा लिया, नहीं था मेरे में, सॉरी मेरे में था। दूसरा एरर क्या है? एलिमेंट हेड इज मिसिंग अ रिक्वायर्ड इंस्टेंस ऑफ चाइल्ड विच इज टाइटल। एसईओ के लिए ज़रूरी है ना? नहीं है, तो पता चलिए ना क्या कमियाँ हुई इसके अंदर। अब मैं अगर इसमें टाइटल टैग डाल दूँ तो ये खुश हो जाएगा। यहाँ पर देखो टाइटल डालते ही प्रॉब्लम सॉल्व उसकी, क्योंकि हमने हेड नहीं डाला। हमने लिखा हेड, हेड क्लोज, हमने लिखा टाइटल, बोला हमने डेमो पेज। अब इसको ये मतलब नहीं कि टाइटल क्या है, वो टाइटल टैग ढूंढ रहा है। हमने क्या बोला? चेक करो दोबारा से। एक एरर कम हो गया। अब कहता है भाई लैंग्वेज एट्रीब्यूट गायब है। कहाँ से गायब है? इस लाइन से, लाइन नंबर 2 से। हमने बोला फिर से चेक करो, ओए ग्रीन है, सब ठीक है, अब चलेगा, ठीक है। तो यहाँ तो ये क्या है, देखो जब हम लोग कोई पेज VS कोड में बनाते हैं ना, तो यहाँ पर लैंग्वेज ऑटोमेटिकली लग के आता है ना, लगा हुआ है ना इसमें ऑटोमेटिक। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो VS कोड क्या करता है, ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारे सजेशन खुद से देके खुद ही प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर लेता है ना। बट आपको फॉल्ट पता चला। अब जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि ALT ज़रूर होना चाहिए, मैं से ALT छीन लेता हूँ। देखो ज़रा, नाराज़ हो जाएगा तुरंत। ये देखो क्या बोलते हैं यहाँ पर, एक मैसेज ने भी प्रॉम्प्ट किया था मैं, यूज़ द मैसेज फिल्ट्रेशन बटन। ये कहाँ पर है भाई? तो IMG SRC हमारे पास। अच्छा हम लोग फिगर के अंदर है ना, तो कोई बात नहीं, इसको यहाँ पर ALT रहने दो। हम एक इमेज टैग और ले लेते हैं और यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। आया? क्या बोलता है? ALT एरर है भाई ये, ठीक है। चलो ALT खाली डाल देते हैं। आप पढ़ेंगे तो ALT कह रहा है कि एट्रीब्यूट होना चाहिए, चाहे उसमें आप लिखो मत। वेब डिज़ाइनर का काम है ALT लगा के देना, SEO वाले का काम है उसके अंदर लिखना। तो पॉइंट ये आता है भाई इसने यहाँ क्यों नहीं एरर दिया मुझे? भाई उसको ALT फिगर कैप्शन के अंदर मिल रहा है, इसलिए उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा उस चीज़ का। तो आप ALT लगाओ या मत लगाओ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो नाराज़ हो गया तुरंत आपसे, पता गलत है, सही करो इसको। तो अच्छी वेबसाइट मिल गई ना तुम्हें। यानी कि अब आप ये समझ जाओ कि जो आपको मैंने कोड सिखाया है वो एक एक चीज़ ट्रायल टेस्टेड है, कि अगर वो गलत होगा तो गलत ही बताएगा उसको, अगर सही होगा तो सही बताएगा उसको। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट चेकिंग कंप्लीट, नो एरर्स और वार्निंग टू शो। अगर ऐसा पेज अगर आप गूगल को दे देते हो, इसको इंडेक्स होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर इसमें वार्निंग होगी, एरर्स होंगे, भूल जाओ, ठीक है, कुछ नहीं हो सकता। तो आपका काम है बीइंग अ वेब डिज़ाइनर ऐसा पार्ट देना, समझ गए ना। तो जब हम सीखेंगे तो हम चेक करेंगे। तो चलो यहाँ पर ये पार्ट हम लोगों ने देख लिया। इसके अंदर इसका मैं नाम भी दे दूँगा तुम्हें, W3C वैलिडेटर। बहुत काम की वेबसाइट है, आज से नहीं एक ज़माने से, ठीक है। अगर आप यहाँ कहीं देखोगे इसका लिखा जाए W3C वैलिडेटर फाउंडेड ईयर, क्या लिखा रहा है ना। ये वही टाइम है जब नेट पर वेबसाइट बढ़नी स्टार्ट हो गई, तो भाई कुछ तो स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा, तो गधे घोड़े सब एक जैसे हो जाएंगे, तो कुछ तो डिफरेंस लेके आओ। सो VS कोड में W3C वैलिडेटर नहीं होता, बट उसका प्लगइन आप डाल सकते हैं
ड्रीमवीवर जो है उसके अंदर इनबिल्ट है, ठीक है। मैं आपको पहले लिंक दे देता हूँ।